नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण के एक नए भाग को लेकर मैं आपके बीच आज आया हूं। इससे पहले वाले भाग में हमने अमेरिका देश से ग्रहण की गई विशेषताओं के बारे में व्यापक अध्ययन किया था। आज इस भाग में हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा ब्रिटेन, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया देश से कौन कौन सी विशेषताएं ग्रहण की गई थी। तो अगर वीडियो पसंद आए, आपके ज्ञान में वृद्धि करें, तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के मध्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाकर मेरे द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले सभी आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों, बिना वक्त जाया करे। आज का टॉपिक भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा अन्य देशों से ली गई विशेषताएं। तो इससे पहले अमेरिका से ली गई विशेषताएं हम संपूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। आज शुरुआत करते हैं ब्रिटेन देश से ली गई विशेषताओं की। तो साथियों, ब्रिटेन देश से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं, हमारा जो टॉपिक है वो इन विशेषताओं पर ही केंद्रित है कि कौन कौन सी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। साथियों, इस टॉपिक के संदर्भ में 4 प्रकार के प्रश्न मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने ये बात साझा करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो जैसे आपको दे देगा कि विधि का शासन किस देश के संविधान से ली गई विशेषता है, किस देश से के संविधान से ग्रहण किया गया विधि का शासन, तो उत्तर आ जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा प्रश्न आ जाता है साथियों, जैसे दे देता है संसदात्मक शासन प्रणाली, आगे दे देगा ब्रिटेन। एक आपको दे देगा उपराष्ट्रपति का पद, आगे दे देगा ब्रिटेन। एक आपको दे देगा प्रस्तावना की भाषा, आगे दे देगा कनाडा। तो मतलब इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दे देगा और आपको पूछ लेगा कौन सा युग्म सही है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न जो आता है वो सुमेलित करने वाला आता है। एक तरफ आपको विशेषताएं दी जाएंगी और दूसरी तरफ जो है वो आपको देशों के नाम दिए जाते हैं। तो एक तरफ विशेषताएं होंगी, दूसरी तरफ देशों के नाम होंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सुमेलित करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि चौथा प्रश्न कौन सा बन सकता है। तो चौथा प्रश्न साथियों यही बनेगा कि ये जो भी कंसेप्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं, जो विशेषताएं लिखी हैं, इनका सामान्य तात्पर्य आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य क्या है, विधि निर्माण प्रणाली से तात्पर्य क्या है, सारी की सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे और संक्षिप्त रूप में आपको सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो शुरुआत करते हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई विशेषताओं की। सबसे पहली जो विशेषताएं सामने आई है साथियों अपने, वो है संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि भारत में विशेष रूप से कार्यरत है। आप सभी जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और ये संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। अब देखिए साथियों, संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका या संसद से प्राप्त करती है, तथा कार्यपालिका ऐसी शासन प्रणाली में विधायिका या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। या हम कह सकते हैं एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका तथा विधायिका या संसद एक दूसरे से संबंध रखते हैं। सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए, सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है साथियों संसदीय शासन व्यवस्था। या फिर इसके संदर्भ में कथन ये भी आ सकता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य का प्रमुख अलग तथा सरकार का प्रमुख अलग व्यक्ति होता है। तो सारे के सारे मैंने जो है इस संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में यदि आपको प्रश्न पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित कथन कौन सा सही है या गलत है, तो सारे के सारे बातें मैं आपके सामने बता चुका हूं। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका या संसद से प्राप्त करती है, पहली बात। दूसरी बात, इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं के प्रति उत्तरदायी होती है।
तीसरी बात, इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका तथा संसद दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चौथी बात, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका के सभी कार्य या कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और पांचवी बात, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य का मुखिया अलग तथा सरकार का मुखिया अलग व्यक्ति होता है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे, ये पांचों के पांचों जो कथन हैं ये संसदीय शासन प्रणाली को परिभाषित करते हैं। अगला जो पॉइंट है, विधि निर्माण प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो विधि निर्माण, विधि का साथियों तात्पर्य आप समझ लीजिए, कई साथियों को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है ये शब्द। तो विधि का मतलब होता है कानून। अगर मैं विधि शब्द का प्रयोग कर रहा हूं साथियों, तो इसका मतलब है कि इस विधि का तात्पर्य क्या है, कानून है। आप विधि के स्थान पर कानून भी लिख सकते हैं। तो विधि निर्माण की जो प्रणाली है, जो प्रोसेस है, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। साथियों, आप सभी जानते हो कि कानून निर्माण का जो कार्य है वो हमारे देश में संसद का है, और संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें एक होता है इसका अप्रत्यक्ष अंग जो राष्ट्रपति होता है, और 2 होते हैं इसके प्रत्यक्ष अंग। और प्रत्यक्ष अंगों में दोनों सदन आते हैं, हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद कुल मिलाकर 3 अंगों से बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और ये तीनों ही अंग जो है ये संयुक्त रूप से विधि या कानून का निर्माण करते हैं। तो कैसे करते हैं साथियों, ये अलग अलग विधेयकों के संदर्भ में है। अगर धन विधेयक को छोड़ दिया जाए, क्योंकि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में रखा जाता है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो साथियों, कानून जो चीज होती है जिसको हम विधि कहते हैं, इसका कच्चा प्रारूप कहलाता है विधेयक। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कानून जो होता है उसका कच्चा जो प्रारूप होता है उसको हम बोलते हैं विधेयक। जैसे यह है कानून या विधि, इसका कच्चा प्रारूप कहलाता है विधेयक। यही विधेयक जब लोकसभा, राज्यसभा में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा, तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विधि या कानून। तो ये कानून निर्माण प्रणाली होती है। आशा आप समझ गए होंगे कि कोई भी विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा से पारित होकर वो दूसरे सदन राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको निर्धारित अवधि तक अपने पास रोक सकती है, उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जो है अगर सही नहीं समझता है तो एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकता है। अगली बार संसद ने वही विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी होती है, और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करते ही कोई भी विधेयक जो है वो विधि में परिवर्तित या कानून में परिवर्तित हो जाता है। तो विधि निर्माण की जो प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला साथियों बिंदु है इसमें विधि का शासन। ये आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा, विधि का शासन। विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके संदर्भ में देखिए साथियों 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि विधि का शासन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये किया गया है ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण। दूसरा प्रश्न इसके अंदर क्या आता है, विधि का शासन जो है जिसको अपन बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, ये जो है किसकी अवधारणा है, तो ब्रिटेन के विद्वान A.V. डाइसी की अवधारणा है विधि का शासन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, विधि का शासन किसकी अवधारणा है। तो विधि का शासन किसकी अवधारणा है, विधि का शासन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ विद्वान A.V. डाइसी के द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा है। और इन्होंने विधि के शासन को किस तरह से परिभाषित किया है, देखिए A.V. डाइसी के द्वारा विधि का शासन का तात्पर्य क्या है। A.V. डाइसी के अनुसार विधि के शासन का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक तथा शासित दोनों पर कानून के नियम समान रूप से लागू होते हैं। तो विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन किसकी अवधारणा है, किसने ये अवधारणा प्रस्तुत की है, ये कंसेप्ट किसने दिया है, तो A.V. डाइसी ने दिया है। और इसका तात्पर्य क्या है कि कानून सर्वोपरि है, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, और
शासक तथा शासित दोनों पर कानून के नियम समान रूप से लागू होते हैं। अब देखिए इसके बाद में साथियों बात आती है विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता की जो है अपन विस्तार से बात करेंगे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता तथा विधि के समान संरक्षण दो बातों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 14 में दो बातों का उल्लेख मिलता है, एक तो विधि के समक्ष क्षमता का और एक विधि के समान संरक्षण का। तो विधि के समान संरक्षण की जो प्रक्रिया है इसका हम अध्ययन कर चुके हैं पहले। थोड़ी सी गर्मी है साथियों। विधि के समान संरक्षण यदि आपसे पूछा जाए तो विधि के समान जो संरक्षण है ये अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषता है। जाहिर सी बात है, आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको हर चीज का पता होगा। लेकिन यदि विधि के समक्ष क्षमता आए या समानता आए तो ये विशेषता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। इसका तात्पर्य एकदम सीधा है साथियों कि विधि का मतलब कानून है। विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ यदि आपसे पूछा जाए तो इसका अर्थ यही है कि देश में कानून या विधि सर्वोपरि है और कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। यह है इसका तात्पर्य। अब देखिए इसके बाद में अपन पांचवी विशेषता की बात करते हैं। जैसे पांचवी विशेषता है मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब जो मंत्रिमंडल होगा वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो मंत्रिमंडल अगर अपन नहीं कहें यहाँ पर तो यहाँ पर साथियों मंत्री परिषद भी आ सकता है। कोई विशेष बात नहीं है, आप इस चीज को लेकर घबराइए नहीं कि कहीं तो वाक्य में मंत्रिमंडल आप पढ़ लेते हो, कहीं आप मंत्री परिषद पढ़ लेते हो, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी मंत्री परिषद का ही एक भाग होता है मंत्रिमंडल। तो सबसे पहली बात तो कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व रखते हैं। ये विशेषता जो ग्रहण की गई है, ये विशेषता ग्रहण की गई है ब्रिटेन के संविधान से। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये संसदीय शासन प्रणाली का ही एक अभिन्न अंग है। इसमें क्या होता है साथियों, संसद के निम्न सदन लोकसभा में यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो जाहिर सी बात है उस अविश्वास प्रस्ताव के तहत उसे इस्तीफा देना पड़ता है। और यदि संबंधित मंत्री या सदस्य इस्तीफा नहीं देता है तो समस्त मंत्री परिषद के सदस्यों को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व किस देश से ली गई विशेषता है? ब्रिटेन। अब इसमें सामने से प्रश्न यह भी आ जाता है कि कौन से सदन के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य उत्तरदायित्व रखते हैं? तो उत्तर आ जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला देखिए साथियों बिंदु है औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। अब देखिए साथियों बात आई है औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। तो आपको पता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद नाम, ये जो पद जो लिए गए हैं, पद नाम जो लिया गया है, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब हम संविधान निर्माता जो हैं उस एक बहुत बड़े शब्द प्रेसिडेंट से काफी प्रभावित हुए और हमने ये कल्पना की कि हमारे देश में भी इस पद के नाम से एक पदाधिकारी होना चाहिए। तो हमने पद तो जो अमेरिका से ले लिया है, लेकिन जहां शक्तियां देने की बात आई तो हमने उस प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को हमारे देश में एकदम नाम मात्र का शक्ति प्रधान बना दिया। तो औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की जो ये कंसेप्ट है, अवधारणा है, विशेषता है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। देखिए साथियों इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं पूर्व वीडियोस में बता भी चुका हूं। राष्ट्रपति अध्याय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है तथा वह इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं या मंत्री परिषद की सलाह या परामर्श से करता है। लेकिन साथियों एक तरफ हम ये देखते हैं
कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। देश का हर कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपन्न किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस हकीकत से भी हमें रूबरू होना चाहिए कि देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो है वो है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक प्रधान के रूप में जो है अपनी सेवाएं संपन्न करता है। मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि मंत्रिपरिषद का परामर्श या सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। ढंग से आप बात को सुनिए। मूल संविधान लागू होने के समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था संविधान में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह या परामर्श को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सबसे पहले यह संशोधन किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह या परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा। ये परीक्षाओं में प्रश्न आता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, या राष्ट्रपति को बाध्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी बाध्यता दी गई थी साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब देखिए इसमें और संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया था, राष्ट्रपति से ये बाध्यता जो थी, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी, ये बाध्यता शब्द हटा दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के समक्ष कोई परामर्श या सलाह या कोई भी विधेयक रखते हैं तो राष्ट्रपति चाहे तो उस सलाह या विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। तो साथियों आपको जो शब्द है वो पकड़ना है, बाध्यता जो दी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, तो बाध्यता दी गई है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी कार्य या परामर्श को या विधेयक जो राष्ट्रपति के पास पहुंचा रहा है मंत्रिपरिषद, उस विधेयक या परामर्श को एक बार पुनर्विचार करने के लिए भी लौटा सकता है। तो पुनर्विचार का जो अधिकार जो राष्ट्रपति को दिया गया है वो दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे फैक्ट। तो समस्त शक्तियां होने के बावजूद भी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उन समस्त शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है। इसी को कहा गया है औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। अगला है साथियों राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण। देखिए अभिभाषण का मतलब होता है एड्रेस, और इसमें प्रश्न आता है किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अभिभाषण करने का अधिकार प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। आम चुनाव होने के बाद निम्न सदन, जनता के लोकप्रिय सदन, जनता के प्रतिनिधि सदन, लोकसभा के प्रथम सत्र में वो अभिभाषण करने के लिए उपस्थित होगा। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में अभिभाषण करने के लिए उपस्थित हो सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई विशेषताएं हैं। अब देखिए साथियों इसके संदर्भ में एक प्रश्न और भी बनता है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसमें प्रश्न आता है कि ये जो प्रथम सत्र जो होता है संसद का आम चुनाव के बाद में, आप जानते हैं सभी हर 5 वर्ष के बाद में आम चुनाव होते हैं, और आम चुनाव के बाद में नई लोकसभा का जो गठन होता है उसका जो प्रथम सत्र होता है उसमें अभिभाषण देता है राष्ट्रपति। तो इस अभिभाषण में राष्ट्रपति के द्वारा कौन सी प्रमुख बातों का उल्लेख किया जाता है? तो इस अभिभाषण में देखिए साथियों 2 चीजों का उल्लेख किया जाता है। एक तो आने वाले वर्ष में सरकार की योजनाओं का उल्लेख, एक तो जो आगे आने वाला जो वर्ष है
उसमें सरकार की जो योजनाएं होंगी उन योजनाओं का जो उल्लेख है वो इस अभिभाषण में किया जाता है। इसके अलावा साथियों सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का उल्लेख भी अभिभाषण में किया जाता है। तो सरकार की आगामी वर्ष की योजनाओं का उल्लेख अभिभाषण में किया जाता है। इसके अलावा सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का उल्लेख भी अभिभाषण में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इन दो तथ्यों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए और एक अनुच्छेद 87 ध्यान में रखिए। अभिभाषण की शक्ति प्राप्त है और किस देश से लिया गया है यह अभिभाषण राष्ट्रपति जो देता है ब्रिटेन के संविधान से। अब देखिए साथियों अगला जो बिंदु है वो है इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता। इसके बारे में 3-4 मैं फैक्ट आपको बताता हूं, वो आप ध्यान में रखिएगा। पहली बात, हमारे देश में कौन सी नागरिकता को स्वीकार किया गया है? तो हमारे देश में इकहरी या एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। देश में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। नागरिकता से संबंधित भाग यदि आपसे पूछा जाए तो भाग आएगा 2। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता सिटीजनशिप का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में मिलता है। अगर आपको भाग की जगह अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में मिलता है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक किए गए हैं। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात, भारत में जो है साथियों, भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद इकहरी नागरिकता पाई जाती है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब है साथियों, केंद्र स्तर पर अलग सरकार है, राज्य स्तर पर अलग सरकारें हैं, क्षेत्रीय स्तर पर अलग क्षेत्रीय सरकारें हैं। तो संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं ने इकहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किया है। अब देखिए विश्व के कुछ देश हैं जैसे अमेरिका है या ले लीजिए आप स्विट्जरलैंड, इन देशों में भी संघीय व्यवस्था है लेकिन यहाँ संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। व्यक्ति एक तो राष्ट्रीय नागरिकता रखता है, राष्ट्रीय नागरिकता होने के नाते तो वो अमेरिका देश का नागरिक हो गया, और दूसरी नागरिकता जो है अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जिस राज्य में वो व्यक्ति निवास कर रहा है या जिस राज्य में उसका जन्म हुआ है उसका भी वो नागरिक कहलाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में व्यक्ति की एक ही नागरिकता है, वो है देश की नागरिकता, राष्ट्र की नागरिकता। हम कोई भी आवेदन करते हैं, आवेदन में हमसे हमारी राष्ट्रीयता पूछी जाती है साथियों, नेशनलिटी पूछी जाती है, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं भारतीय, इंडियन। तो भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। और नागरिकता संबंधी जो संशोधन विधेयक जो लाया गया था वो लाया गया था 1955। जैसे आ जाए नागरिकता संबंधी कानून भारत में किस वर्ष बनाया गया था? तो नागरिकता संबंधी कानून जो है वो वर्ष 1955 में लागू किया गया था। अब देखिए लास्ट जो विशेषता है ब्रिटेन के संविधान से ली गई वो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। इसके बारे में साथियों हम अध्ययन पहले कर चुके हैं, दोबारा आप सुन लीजिए। मंत्रिमंडल को समझने के लिए हमें मंत्रिपरिषद को समझना होगा। देखिए साथियों, देश में आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव में जिस दल का बहुमत होता है उस दल की सरकार बनती है। उस सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। सभी जीते हुए दलों के आपसी बहुमत के आधार पर किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद दिया जाता है। और प्रधानमंत्री के जो विश्वसनीय जो लोग होते हैं, 15-20 जो सदस्य होते हैं जो उसके बहुत ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, उनको वो देता है मंत्रिमंडल में स्थान। इनको बोला जाता है साथियों कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसके अलावा जो है 2 प्रकार के मंत्री और होते हैं, वो आपको बता चुका हूं मैं पहले, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री सबसे ऊंचे होते हैं, उसके बाद में होते हैं राज्य मंत्री और सबसे नीचे होते हैं उप मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्रियों में सबसे ऊंचे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनके पास प्रमुख प्रभार होते हैं देश के,
उनको कहा गया है मंत्रिमंडल। अब ये जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और इस मंत्रिमंडलीय प्रणाली के तहत देखिए दो बातें आपको विशेष और भी ध्यान में रखनी है कि महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री इन मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा करके ही लेता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्यों या कैबिनेट के सदस्यों की जो बैठक है वो हर 7वें दिन होती है। 7 दिन में एक बार इनकी बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है। और वैसे अगर बात की जाए मंत्रिमंडल पर्टिकुलर शब्द की तो भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है इसमें हमने मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। अब देखिए साथियों आगे बढ़ेंगे अपन ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान पर। अब देखिए साथियों अब हम अध्ययन करेंगे ऑस्ट्रेलिया देश से कौन कौन सी विशेषताएं ग्रहण की गई हैं। तो पहले आप पॉइंट्स देख लीजिए साथियों। हमारे इस वीडियो का मेन औचित्य है ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इन पॉइंट्स में से प्रश्न बनेगा। आपको कोई भी विशेषता दे दी जाएगी और पूछ लेगा कौन से देश से ली गई है। ये तो हमारे पास समय है पर्याप्त, इसलिए हम हर बिंदु का जो है विस्तार से उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन आपको साथियों किसी भी वाक्य का तात्पर्य भी पूछा जा सकता है, यह आप सभी जानते हैं। पर हम क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम किसी अध्याय को पूरा कर दें। आप में से भी कई साथी होंगे जिनके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि इतना लंबा वीडियो बना दिया, केवल अमेरिका देश के संविधान की विशेषता ही बताई सर ने। तो इस बात से मैं भी परिचित हूं साथियों, मैं भी चाहता हूं और मैं भी ये कर सकता हूं कि मात्र 20 मिनट में आपको सारे देशों की विशेषताएं बता सकता हूं साथियों। लेकिन मेरा ये औचित्य नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आपको हर चीज मिले। ऐसे नहीं है कि आपको 4 विशेषता बता दी, फिर इस देश की 2 विशेषता बता दी, अगले देश की 1 विशेषता बता दी। अगर साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट की बात की जाए तो मैं यहाँ पर यही वीडियो जो है भारतीय संविधान में अन्य देशों से ली गई विशेषताएं 5 मिनट में भी कंप्लीट कर सकता हूँ। आपके सामने वो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख दूंगा जो हमने अलग अलग देशों के संविधान से लिए हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन आप उसकी निश्चितता बताइए, क्या गारंटी है उसकी कि मैं जो वो 8-9 पॉइंट्स बता दूंगा उसी में से प्रश्न परीक्षा में बनेगा। साथियों बहुत ही मुद्दतों से जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर हमें प्राप्त होता है, तो इसे जाया मत होने दीजिए। संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। हालांकि कोई भी व्यक्ति इस मामले में पूर्ण नहीं हो सकता साथियों, लेकिन हमें कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा पढ़ें कि प्रश्न आने की संभावना अधिकतम बने। तो साथियों इसी प्रयास में अगला जो अपना बिंदु रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई विशेषताओं का। देखिए सबसे पहली जो बात है उसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, अब दोबारा चर्चा करना मैं वाजिब नहीं समझता हूं, फिर भी क्या करें, ये मन नहीं मानता साथियों। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और इसी प्रस्तावना की भाषा के प्रथम जो 4 शब्द हैं, आपको याद होगा हम भारत के लोग, वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे दूं, हम भारत के लोग शब्द लिए गए हैं यूएनओ के संविधान से, एक दे दे यूएस से अमेरिका के संविधान से, एक दे दे ब्रिटेन के संविधान से और एक दे दे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो बताइए हम भारत के लोग, ये जो शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न को सही बता देंगे। देखिए साथियों इस स्थिति में देखिए कईयों के उलझन होती है कि क्या बताया जाए। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान से लिए हैं हमने हम भारत के लोग शब्द, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है ये शब्द लिए हैं अमेरिका के संविधान से। तो बात ये आ रही है मूल रूप से कि हमने कहां से ग्रहण किए हैं, तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से ग्रहण किए हैं। समझ में आ रही है आपको। अगर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं देता, एक नया देश दे देता आपको सोवियत रूस या सोवियत संघ, तो उत्तर इसमें आ जाता साथियों
संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चर्चा अपन पहले कर भी चुके हैं। और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब देखिए इसके बाद में बात करेंगे अपन समवर्ती सूची की। देखिए भारतीय संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची जिसे हम केंद्र सूची भी कहते हैं, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अब देखिए इसके बाद में ये जो मैंने 3 सूचियां बताई हैं आपको, इन तीनों को हम एक बार संक्षिप्त रूप में पढ़ लेते हैं। हालांकि आगे मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा, उसमें तीनों सूचियों के बारे में आपको ढंग से बताऊंगा। फिर भी यहां मैं प्रयास करूंगा पूरा कि आप इनके बारे में सामान्य जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और समवर्ती सूची को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए साथियों, ये जो समवर्ती सूची जो है, तीसरे नंबर पे जो मैंने समवर्ती सूची लिखी है, ये हमने ग्रहण की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा अगर आपको संघ सूची पूछा जाए या राज्य सूची पूछा जाए, ये दोनों सूचियां हमने ली हैं कनाडा देश के संविधान से। ये आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। संघ सूची और राज्य सूची, ये दोनों सूचियां हमने कनाडा देश के संविधान से ली है, और समवर्ती जो सूची है ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। देखिए अब इनका तात्पर्य आप थोड़ा सा जान लीजिए। संघ सूची क्या होती है? वो सूची जिसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को प्राप्त होता है। वह सूची जिसमें आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद या भारत सरकार को प्राप्त होता है या केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, वो होते हैं संघ सूची के विषय। इसके अलावा वो सूची जिसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल को प्राप्त होता है, तो वो होता है राज्य सूची के विषय। अब आप सोच रहे हो कि समवर्ती सूची क्या है? तो समवर्ती सूची क्या होती है साथियों? वो विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य या संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को होता है। तो संसद तथा राज्य की विधानमंडल दोनों मिलकर जिन विषयों पर कानून बना सकते हैं, वो विषय कहलाते हैं समवर्ती सूची के विषय। अब देखिए थोड़ी सी इसमें परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। मूल संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, जो वर्तमान में बढ़कर हो गए हैं 100। ये आपको ध्यान में रखने हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में विषयों की संख्या थी 66, जो वर्तमान में घटकर हो गए हैं 61। इसी तरह से समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, जो बढ़कर वर्तमान में हो गए हैं 52। आई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न आता है। ऑप्शन में देखिए साथियों, ये दोनों दे देता है और आपको पूछ लेता है मूल संविधान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या। तो आगे न तो प्रश्न में है आ रहा है न था आ रहा है। अगर है या था आ जाए तो विद्यार्थी समझ जाए कि था पूछ रहा है मतलब पहले की पूछ रहा है मतलब वर्तमान की पूछ रहा है। लेकिन प्रश्न क्या आता है? संघ सूची में मूल संविधान में विषयों की संख्या, तो विषयों की संख्या प्रश्न खत्म। तो मूल संविधान मतलब प्रारंभ में लागू होने के समय 97 थे, अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में लागू होने के समय 66 थे, अब 61 विषय हैं। ऐसी समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में है 52। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे साथियों, इसमें कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 2-3 एक देखो मैं उदाहरण देते बताता हूं आपको। जैसे रक्षा विषय है, विदेशी मामले है, वित्त है, रेलवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, डाक व तार है, संचार व्यवस्था है। ये जो सारे के सारे जो विषय हैं, ये संघ सूची के विषय हैं। इन पर केंद्र सरकार या संसद कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों में आ जाता है जैसे पुलिस है, जेल है, न्याय है, स्वच्छता है, स्थानीय स्वशासन है। ये सारे के सारे विषय जो है राज्य सूची के विषय हैं, इंपॉर्टेंट विषय हैं। इनके उदाहरण ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 3 दे देता है संघ सूची के, 1 दे देगा राज्य सूची का। पूछ लेगा संघ सूची का कौन सा विषय नहीं है। इसी तरह से समवर्ती सूची के जो विषय हैं उसमें हमारा शिक्षा आता है, पुस्तकें हैं, समाचार पत्र है, विवाह है, खेल है। ये सारे के सारे जो विषय हैं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो हमारी जो हम जिस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं अभी शिक्षा, तो शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय। अब देखिए साथियों,
समवर्ती सूची के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं तो इसके संदर्भ में एक प्रश्न आता है। हमने बात की कि भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर समवर्ती सूची के विषयों पर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अब इसमें प्रश्न यह आता है कि यदि केंद्र तथा राज्य के मध्य समवर्ती सूची के किसी विषय पर मतभेद हो जाए, अगर केंद्र तथा राज्य के मध्य समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाते समय मतभेद हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो कानून तो बनेगा, तो किसका कानून प्रभावी माना जाएगा? तो केंद्र का कानून जो है, संसद का कानून इस स्थिति में क्या माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र तथा राज्यों में मतभेद होने पर किसका कानून प्रभावी होगा? तो वो कानून प्रभावी होगा केंद्र सरकार का। इसी तरह से साथियों देखो, इन तीनों सूचियों में जो विषय आने से रह गए हैं, जो विषय इन तीनों सूचियों में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन विषयों को रखा गया है अवशिष्ट सूची में। ये आप ध्यान में रखिए। और संविधान की आपका अनुसूची है 7वीं। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें इन तीनों सूचियों का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न आता है, सूचियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची वर्तमान में कितनी है? कुल आप सभी जानते हैं 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। और मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। तो 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूचियों का उल्लेख मिलता है। यह आपको बात ध्यान में रखनी है। और तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आ पाए हैं उनको कौन सी सूची में स्थान दिया गया है? अवशिष्ट सूची में। अब देखिए साथियों, इसके बाद में केंद्र राज्य संबंध की अपन बात करते हैं। केंद्र राज्य संबंध की अगर अपन बात करते हैं तो केंद्र राज्य जो संबंध है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि केंद्र राज्य संबंध की जो विशेषता है, ये अवधारणा है, ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है विधायी संबंध। केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है विधायी संबंध, ये याद रखिएगा, परीक्षाओं में आता है। दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा आता है वित्तीय संबंध। देखिए, सबसे पहली बात तो कौन से 3 भागों में बांटा गया है इसका आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। अब कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान में होने चाहिए। तो देखो, विधायी संबंध से संबंधित अनुच्छेद है 245 से 255 अनुच्छेद तक। 245 से 255 अनुच्छेद सारे के सारे जो है वो विधायी संबंधों से संबंधित है। प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है अनुच्छेद 256 से 263 तक। और वित्तीय संबंधों का उल्लेख है अनुच्छेद 238 से 68 से 293 तक। ये आपको विशेष रूप से साथियों यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही है कि केंद्र राज्य संबंध जो है वो जितने मजबूत होंगे, देश के विकास की गति उतनी ही मजबूती से संचालित की जाएगी। और इसमें केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। विधायी संबंधों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 256 से 263 तक है। और फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो है, संबंध है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक। अब देखिए साथियों, अगली जो बात आई है वो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। इसमें आप ध्यान में सुनिए, आपको इसके संदर्भ में 3-4 बातें जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और अगर आपने पहले की वीडियो देख रखे हैं साथियों, तो आप इन बातों से पहले भी परिचित हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। नया साथी जो पहली बार देख रहा है उसके लिए मैं बता देता हूं। संसद के संयुक्त अधिवेशन
संयुक्त अधिवेशन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक एक साथ होना। संयुक्त का मतलब आप सभी जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन हैं हमारे देश में संसद के, इन दोनों की बैठक एक साथ जब बुलाई जाती है तो उसको बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। सबसे पहला प्रश्न आता है कि संसद का जो ये संयुक्त अधिवेशन होता है इसका आयोजन कौन करता है, कौन आयोजित करता है ये संयुक्त अधिवेशन। दूसरा आता है प्रश्न, संसद का जो ये संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। और तीसरा, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। और चौथा प्रश्न, संयुक्त अधिवेशन की ये जो अवधारणा है ये किस देश से ली गई है। तो जाहिर सी बात है चौथा जो प्रश्न है वो तो आप समझ गए हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है ये हमने ऑस्ट्रेलिया देश से ग्रहण किया है। देखिए साथियों, संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाएगा, आपको पता है विशेष परिस्थितियों में ही बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। जब राष्ट्रीय हित का कोई ऐसा मुद्दा सामने आए या ऐसा मामला चल रहा हो देश में राष्ट्रीय हित का जिस पर यह लगे कि दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त रूप से चर्चा होनी जरूरी है, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन को आयोजित कर सकता है। तो इसका आयोजन या आयोजित कौन करता है, तो ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न आता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। साथियों ये ज्यादा प्रश्न आता है, अब ये दोनों प्रश्नों में से कोई सा भी आए ऑप्शन में राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों देगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यह संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, आयोजित कौन करता है, तो आयोजित करता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, तो आपको याद होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है। और संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है, ये प्रावधान है, ये किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। तो साथियों ये है अपना ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई विशेषताएं। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करेंगे कनाडा देश से ली गई विशेषताओं की। देखिए कनाडा देश से ली गई विशेषताएं। सबसे पहले है साथियों संघ शब्द। संघ का मतलब होता है यूनियन। देखिए साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को परिभाषित किया गया है। और भारत की परिभाषा क्या बताई गई है, जैसे आपको पूछ ले कि भारत क्या है, तो भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए हमने हमारे देश की परिभाषा में निहित संघ शब्द भी दूसरे देश से लिया है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए हमने किस हद तक गहराई से अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे देश के संविधान का निर्माण किया है। तो भारत है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस परिभाषा में साथियों ये जो संघ जो शब्द है, ये संघ शब्द भी हमने
ग्रहण किया है, उधार लिया है। किस देश से लिया है? कनाडा देश के संविधान से। ये आपको ध्यान में रखना है। संघ शब्द किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है कनाडा देश के संविधान से। दूसरा इसमें कंसेप्ट है साथियों, संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था का मतलब है सरकार का वह रूप जिसमें शासन व्यवस्था केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित होती है। ऐसा सरकारी स्वरूप जो है वो संघ सरकार के नाम से जाना जाता है या संघीय व्यवस्था के बारे में जाना जाता है। तो संघीय व्यवस्था के देखो साथियों, मैं आपको 3 लक्षण बता रहा हूं जो परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो संघीय व्यवस्था का मतलब आप समझ ही गए हैं। संघीय व्यवस्था से तात्पर्य सरकार के उस रूप से है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। और संघीय व्यवस्था के 3 जो लक्षण जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं वो लक्षण क्या है? पहला लक्षण है भारत में संघीय व्यवस्था है। तो क्यों है? क्योंकि यहां संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता किस देश से ली गई है? विशेषता अमेरिका देश से। याद रखिए आप अच्छी तरह। दूसरी बात आती है संविधान का लिखित व कठोर होना। तीसरी बात जो आती है वो है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका। ये 3 जो लक्षण हैं इनसे ये प्रमाणित होता है कि भारत में संघीय व्यवस्था प्रचलन में है। इसके बाद में साथियों अवशिष्ट सूची आती है। अवशिष्ट सूची की अपन बात कर चुके हैं कि वो विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों ही सूचियों में आने से रह गए हैं, उन विषयों को हमने कहां स्थान दिया है? अवशिष्ट सूची में दिया है। और अवशिष्ट सूची के विषयों के संदर्भ में कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि कुल कितने विषय हैं, क्या है। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, अवशिष्ट सूची कनाडा देश के संविधान से ली गई है और इसके अंतर्गत जो विषय बच जाता है उसके संदर्भ में भी देश की संसद या केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। और संघ तथा राज्य सूची, इसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। संघ और राज्य ये दोनों सूचियां हमने कनाडा के संविधान से ली है। समवर्ती सूची कौन से देश के संविधान से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये, क्योंकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि संघ सूची और राज्य सूची ये कौन से देश से ली गई और समवर्ती कौन से। तो ज्यादातर कनाडा कर देते हैं समवर्ती सूची पूछने पर भी। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और संघ और राज्य कनाडा से। और आज के इस वीडियो का आखिरी जो बिंदु है साथियों वो है केंद्र व राज्य में शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो आपको जाहिर सी बात है भारत में संघवाद है, संघीय व्यवस्था अपनाई गई है और संघीय व्यवस्था का तात्पर्य यही है कि शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र तथा राज्यों के मध्य किया गया है। तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये जो अवधारणा है, प्रावधान है, ये भी हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? कनाडा देश के संविधान से। तो साथियों ये है भारतीय संविधान के निर्माण का आज का कंसेप्ट और इसमें हमने 3 देशों के संविधान से ली गई विशेषताओं का अध्ययन किया है। इसके ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन तीनों देशों के संविधानों से हमने जो भी विशेषताएं ली हैं आज हमने हर बिंदु को विस्तार से कवर करने का प्रयास किया है। इसके बाद इसी से संबंधित आखिरी वीडियो और लेकर आऊंगा मैं, जिसमें जो भी देश बचे हुए हैं, आयरलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान है, जर्मनी है, सोवियत संघ है, इन सभी देशों से जो विशेषताएं ली गई हैं वो उस वीडियो में हम पूरी कर लेंगे। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। और साथियों यदि आपकी जानकारी में वृद्धि हुई है और आपको वाकई लगा है कि ये जो अध्याय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ये आपके लिए उपयोगी रहा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम, जय संविधान।